काबुल को तुम याद कर रहे हो, कानपुर को भूल गए। कानपुर में जो एक बच्चे के साथ बच्चे के बाप को मारा जा रहा है, बच्चा रो रहा है, और काबुल के बारे में बोले जा रहे हैं लोग कि वो काबुल में बच्चों पे जुल्म हो रहा है। और हमारे मुस्लिम भाई कुछ ऐसे मोतक़िद हो गए हैं, ऐसे दीवाने हो गए हैं कि उनकी दीवानगी की आड़ में वो अपने आदमी को भी सही कायद करने के बाद आज़म खां अपना फ़ैसला बताएंगे कि हमें क्या करना। कुछ मुसलमान इसी इंतज़ार में है कि खां साहब निकल के आएँ। और लोगों को लगता है कि मुसलमानों की आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो हर उस मज़लूम की आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। किसी तबके से ही एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जो लोग MIM को याद करेंगे और इस कायद को तस्लीम करेंगे। जो पहले हुआ सो हुआ, उसके बारे में हमें गौर ख़ौस करने की ज़रूरत नहीं है। किसने बेहतर किया, किसने नहीं किया, अब क्या बेहतर हो सकता है, उसके बारे में हम गौर ख़ौस कर रहे हैं। लेकिन तमाम पार्टियां वादे करती हैं लेकिन निभाती नहीं है। जनता का लगातार आरोप यही लगता है कि पब्लिक को सिर्फ धोखा देने में लगी हुई है हर पार्टी। क्या विकल्प है इसका? इसका विकल्प ये है कि सब लोग धोखा देने में लगे हुए हैं और वोटों को हासिल कर लेते हैं। पब्लिक के हित में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। पिछली बार जो BJP ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, उसके मुताबिक कोई काम नहीं किया, ना 15 लाख रुपए खाते में आए और ना ही रोज़गार मिला, ना ही कुछ हुआ। वादे करते हैं, वोट ले लेते हैं और कोई कुछ काम ज़मीन पर नहीं होता है। BJP तो दावा कर रही है रोजगार दिया, होर्डिंग लगवा रही है बड़े-बड़े। सिर्फ दावे हैं। दावे का अंदाज़ा पूरे हिंदुस्तान को है, क्योंकि हर एक के खाते में जो 15 लाख आने का वादा किया था, सालाना 2 करोड़ रोज़गार देने का जो वादा किया था, ये हर बच्चा हिंदुस्तान का जानता है, ये नहीं हो सका है। अब वो वादा कर रहे हैं, ज़बानी वादा है, ज़मीन पे कुछ नहीं है। 15 लाख वाले वादे को तो उन्होंने बोल दिया कि ये सिर्फ एक जुमला था, लेकिन राम मंदिर उनके मैनिफेस्टो में था, वो हुआ। 370 उनके मैनिफेस्टो में थी, वो उन्होंने की। तो ये नाम उनके अपने मैनिफेस्टो में जो था, ये वो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए किए, ना कि पब्लिक के विकास के लिए किए। पब्लिक से इसका कोई लेना देना नहीं है। वो एक हिंदू मुस्लिम इशू को उठा करके, मंदिर का काम करा करके, एक वोट लेकर के और धर्म की राजनीति करना चाहती है BJP। जनता ने तो इन्हीं मुद्दों पे वोट दिया था ना, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वोट दिया था। हाँ, उन्होंने दिया था, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र ना बनाया जाए, बल्कि सेकुलर राष्ट्र ये रहना चाहिए, जैसा था वैसे रहना चाहिए। उसी के विकल्प में अब हिंदुस्तान में लोगों को समझ आ रही है और एक कायद निकल कर आया है कि अब ऐसी हुकूमत हिंदुस्तान में होनी चाहिए जो सेकुलर हो और ना कि किसी राष्ट्र बनाने की बात करें। कौन है वो कायद? वो कायद देखिए कौन होता है। अभी हमने तो अपने कायद ओवैसी साहब को, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनको माना है। और वो किस मुहिम को लेकर चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम दलित तमाम को साथ जोड़ के चल रहे हैं। और आने वाला वक्त ऐसा होगा कि जो भी सेकुलर जहन रखने वाली पार्टियां हैं, वो मुत्तहिद होने के बाद एक ऐसा सेकुलर लीडर अपना इंतखाब करेंगी कि जिसके कब्ज़े में हिंदुस्तान की सारी हुकूमत होगी। लेकिन उन पे तो आरोप लगते हैं कि BJP के लिए काम करते हैं, BJP की टीम में। ये आरोप सिर्फ वो लोग लगाते हैं कि जो वोट की राजनीति करते हैं। आरोप तो हर एक पे लगते हैं, ये बेबुनियादी आरोप है। ये तो एक वो पार्टी जो मुसलमानों की आज तक वोटों की राजनीति कर रहे हैं, वो एक अफवाह फैलाने में लगी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी यही कहना है ना कि वो तो BJP के दलाल हैं। उसकी वजह ये है कि दूसरी पार्टियों के हमारे मुस्लिम भाई कुछ ऐसे मोतक़िद हो गए हैं, ऐसे दीवाने हो गए हैं कि उनकी दीवानगी की आड़ में वो अपने आदमी को भी, उस सही कायद को भी भूल बैठे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि BJP इनको आएंगे तो वोट कट जाएंगे, BJP जीत जाएगी। ये उनकी गलत फहमी है, ऐसा नहीं है। आज ना सही कल सही एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जो लोग MIM को याद करेंगे और इस कायद को तस्लीम करेंगे। आपकी क्या मेन वजह रही थी MIM को ज्वाइन करने की? इसकी यही वजह रही कि जो हमारे ओवैसी साहब का जहन है वो सेकुलर जहन है। वो बज़ाहिर आप लोगों को लगता है कि मुसलमानों की आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो हर उस मज़लूम की आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी तबके से ताल्लुक़ रखता हो। वो एजुकेटेड आदमी है, समझने वाला आदमी है और ख़ानदानी रईस, और ऐसा रईस है कि उसे किसी की लालच नहीं है, बल्कि कौम की और मुल्क की खिदमत करना चाहता है वो बंदा। लोग उन पे आरोप लगाते हैं कि वो इतना खुल के मोदी को, BJP को
बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर कानूनी कोई कार्रवाई नहीं होती। लोगों को इसका इल्म नहीं है। वो लोगों को ये नहीं मालूम कि अकबरुद्दीन ओवैसी जो उनके छोटे भाई हैं वो भी जेल जाकर आए हैं, इनके ऊपर भी कई सारे मुकदमात लगे हुए हैं। लेकिन चूँकि ये बैरिस्टर हैं, कानून के दायरे में बात करते हैं, संविधान के दायरे में बात करते हैं, कोई ऐसा पॉइंट नहीं बोलते कि जिसकी बुनियाद पर उन पर कोई मुकदमा लाजिम हो सके या कोई मुकदमा कर सके। अभी जैसे कि तालिबान के बारे में कहा है, ओवैसी साहब ने ये कहा कि काबुल को तुम याद कर रहे हो, कानपुर को भूल गए। कानपुर में जो एक बच्चे के साथ बच्चे के बाप को मारा जा रहा है, बच्चा रो रहा है, और काबुल के बारे में बोले जा रहे हैं लोग कि वो काबुल में बच्चों पे जुल्म हो रहा है, औरतों पे जुल्म हो रहा है। तो ओवैसी साहब ने कहा कि काबुल को भूल जाओ, बल्कि कानपुर को याद रखो, यानी अपने मुल्क को देखो। तो उनके जवाब ऐसे होते हैं कि हर आदमी लाजवाब हो जाता है। आपने लिंचिंग की बात की, अभी बीते दिनों जी हाँ, कानपुर में लिंचिंग हुई जी, नारेबाजी होती है, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में और देश में एक माहौल दिखता है, उसके बाद कानपुर की तस्वीरें आती हैं, फिर कल मध्य प्रदेश से आती हैं, फिर अजमेर से भी आती हैं, फिर एक मुरादाबाद से भी, जगह जगह तो लिंचिंग जैसा माहौल बनाया जाता है। क्या किस तरीके से देखते हैं इसको आप? ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, एक तबके को टारगेट किया जा रहा है। लिंचिंग करने का मतलब है कि हिंदुस्तान में रहें तो हमारी सहें, किसी भी तरह हमसे बाहर ना जाए। ये लिंचिंग जो की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, एक तबके को टारगेट किया जा रहा है। और इसी से बचाने के लिए हमारे बैरिस्टर ओवैसी साहब मैदान में आए हैं। चाहे वो किसी तबके का इंसान हो, हिंदू, मुस्लिम, दलित, कोई भी हो, ओवैसी साहब हर एक मजलूम के साथ हैं और उसकी वो आवाज़ उठाते हैं, जिसके बेशुमार सबूत भी मौजूद हैं। ओवैसी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं दूसरी बार जी, इस बार 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। कितनी सीटें जीत सकते हैं? 100 पे वो आ रहे हैं। मेरा तो आइडिया ये है कि जो वो अपने जिस अंदाज से आ रहे हैं, जो बहुल क्षेत्र, मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो या उनके सेकुलर बहुल क्षेत्र हो, जिस जहाँ जहाँ वो खड़े होंगे, वो हिसाब से लगता है कि 100 में कम से कम 90 सीट लेकर जाएंगे। 400 सीटें अखिलेश यादव वादा कर रहे हैं। हाँ, ऐसे तो वादे तो सभी कर रहे हैं, हम भी वादे कर रहे हैं, वो भी वादा कर रहे हैं, उन्हीं में से सीटें आनी है। और 300 यूनिट और 10 लाख नौकरी पहले कैबिनेट में देने की, हाँ, कैबिनेट में ऐलान एएम की तरफ आएगी जी। असदुद्दीन ओवैसी पर जनता कैसे भरोसा करेगी, जबकि 300 यूनिट फ्री और 10 लाख रोजगार पहली कैबिनेट में देने का वादा वो कर चुके हैं। वैसे इसलिए जनता तो अब समझदार हो चुकी है कि वादे सब जो करते हैं सिर्फ वोट लेने के लिए करते हैं। ये वक्त पे देखा जाएगा किसने वादा पूरा किया या नहीं किया। जब बीजेपी जैसी पार्टी ने वादा पूरा नहीं किया तो बाकी के जो वादे कर रहे हैं ये सिर्फ वोट लेने के लिए, प्लानिंग से कर रहे हैं ताकि ओवैसी साहब को डाउन किया जाए, दूसरे लोगों को डाउन किया जाए। और अगर वो देते हैं तो आने वाले वक्त में फिर पब्लिक देखेगी कौन वादा पूरा कर रहा है। वो तो ये कहते हैं जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, काम बोलता है। कौन काम बोलता होता तो सरकार उनकी बनती। और इस बार कह रहे हैं नई सपा है, नई हवा है, नया अंदाज रहेगा। हाँ, तो ये तो हर आदमी कहता है, ये कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बीजेपी कह रही है हम 100% जीत रहे हैं, तो ये तो पब्लिक का जो सोच है, पब्लिक ने सपा को भी आजमाया है, बीजेपी को भी आजमाया। अब दोनों में आपस में डिस्कस करने के बाद कौम और मुल्क की आवाम ये फैसला लेगी कि हमें किसको वोट देना है। अच्छा, अखिलेश यादव की बात निकली यहाँ पर, तो मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आजम खान काफ़ी टाइम से, काफ़ी अरसे से जेल में है और लगातार मुलायम सिंह हो या अखिलेश यादव हो, उनका कहना लगातार यही रहता है कि मुस्लिम की पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, मुस्लिम की पार्टी है, लेकिन जो आवाज़ उठनी चाहिए थी वो आवाज़ आजम खान के लिए नहीं उठी है। नहीं, ये बात तो पूरा हिंदुस्तान मान रहा है, पढ़ा लिखा मान रहा है, हर तबके का आदमी, हर पार्टी का आदमी इस बात को मान रहा है। और हम भी ये तस्लीम करते हैं कि जिस तरीके से उनकी मोहब्बत में आवाज़ उठनी चाहिए थी वो नहीं उठी। वो पार्टी के संस्थापक रहे, उन्होंने कुर्बानियाँ दी और आज़म खान की कुर्बानी की वजह से ही ये समाजवादी सत्ता में आई। अगर ये नहीं होता तो मुसलमानों उधर डाइवर्ट नहीं होते, जब उधर डाइवर्ट नहीं होते तो उनकी सरकार नहीं बन सकती थी, क्योंकि वो 7-8% हैं, मुसलमान 20% हैं। ये परसेंटेज को लेकर जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आज़म खान का ही सपा को मजबूत करने का पूरा अहम किरदार है। लेकिन उनके साथ सपा ने जो करना चाहिए था वो नहीं किया, इसको मुल्क का हर आदमी जानता है। तो ये समाजवादी पार्टी को किस तरीके से 2022 में मिलेगा? क्या आजम खान का मुद्दा जो आजम खान के लिए बात नहीं कर रही है समाजवादी पार्टी, तो 2022 में इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? ये अभी इसका कुछ चांस है, आज़म खान बाहर आते हैं। ओवैसी साहब से भी सुनने में आया कि कुछ राब्ते चल रहे हैं, दूसरे कांग्रेस का भी आज़म खान के लिए ऑफ़र आया है। अब निकलने के बाद आज़म खान अपना फ़ैसला बताएंगे
कि हमें क्या करना। कुछ मुसलमान इसी इंतज़ार में है कि खान साहब निकल के आएँ और वो अपना फैसला बताएं, उसके बाद फिर उस पर काम किया जाए। लगता है कहीं ना कहीं कि आजम खान का रुख किसी और पार्टी की तरफ हो सकता है। हाँ, ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है इससे तो ये अंदाज़ा होता है कि कहीं ना कहीं वो अपना बदला लेने की कोशिश करेंगे। तो क्या जाएंगे ओवैसी के साथ? सियासत में कुछ भी हो सकता है, बाप बेटे से जुदा होता है, बेटा बाप से जुदा होता है।